महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM पार्टी के चीफ जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहला बयान आ गया है और उन्होंने किस चीज़ पर बयान दिया है हम आपको इस वीडियो में पूरा सुनवाने वाले हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो BMC चुनाव हुए हैं ना, तो BMC चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब का हर तरफ जलवा ही जलवा था। आसमान में पतंग ही पतंग नज़र आ रही थी। आपको पता चल गया होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र चुनाव में 125 सीटें निकाली हैं। जी हाँ प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, और इम्तियाज़ जलील साहब ने भी बयान दिया था जो हमने आपको पिछली वीडियो में सुनवाया था। अगर आपने नहीं सुना है तो इसी चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप जाकर इम्तियाज़ जलील साहब का भी बयान सुन सकते हैं। तो फाइनली महाराष्ट्र में 125 सीटें जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कौन सा बड़ा बयान दिया है, चलिए हम आपको इस वीडियो में सुनवाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बयान को ज़रूर सुने। तो चलिए सबसे पहले इस बयान को सुन लेते हैं, उसके बाद में कुछ बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सलाम करता हूं मेरे तमाम मंजलिस के रुफ़क़ाओं को जिनके हौसले और अज़म ने मुझे यहां तक लेकर आया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे सियासी सफर में जो तमाम अराकीन मंजलिस के गय्यूर अराकीन ने मेरा साथ दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा एक भाई भी दिया जिसके हौसले और अज़म में कभी कमी नहीं आती। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अकबर की दीवानगी का, उसकी जिद का कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज अकबरुद्दीन ओवैसी का साथ है। अहमद बलाला है, अहमद पाशा खादरी जो सालारे मिल्लत के साथी हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे भाई अख्तर अली ईमान का कि 2015 में हमारी पहली मुलाकात हुई थी और आज अख्तर अली ईमान ने बिहार के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कर दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अख्तर अली ईमान का कि उन्होंने 5 MLA कामयाब करवाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सीमांचल की उस गय्यूर अवाम का जिसने जालिमों को मुंह तोड़ जवाब दिया और मंजलिस के 5 अराकीन असेंबली को कामयाब किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उत्तर प्रदेश की अवाम का जो शौकत की क़ियादत में काम किया जा रहा है। हमको कामयाबी नहीं मिली असेंबली इंतखाबात में, मगर मुझसे ज्यादा उनके हौसले बुलंद हैं। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र की सरजमीन पर बसने वाले आप गय्यूर अवाम का जिन्होंने औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के MP को हराकर इम्तियाज जलील को अपना MP बनाया। मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र की सरजमीन पर बसने वाले गय्यूर अवाम को जिन्होंने मालेगांव और धूलिया से मंजलिस के रुकने असेंबली को कामयाब किया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने इम्तियाज जलील जैसे मुझे एक साथी को अता किया। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे डॉक्टर गफ्फार खादरी जैसे एक शख्स का साथ मुझे नसीब हुआ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे ऐसे साथियां दिए कि तमिलनाडु से वकील है, कर्नाटका से पठान है, उस्मान गनी है, रहीम मिर्ची है। ऐसे तमाम लोगों ने मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस मुकाम पर पहुंचाया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस के मरहूम सुदुर मुतमदीन को कायदीन को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज मैं तुम्हारे दरमियान में खड़ा हूं तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम मुझ पर है। मैं अगर खड़ा हूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर या तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर या ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर मजलूम अवाम के इंसाफ का मुतालबा अगर करता हूं, भारत की पार्लियामेंट में अगर मैं वक्त के फिरौन और नमरूद और यजीदों के सामने खड़े होकर इंसाफ और हक की बात करता हूं तो सदका है अहले बैत का कि उन्होंने मुझे इस मुकाम को अता किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज है
ان ساتھیوں کی محنت اور قربانی تھی کہ آج اسد الدین اویسی یہاں تک کھڑا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اپیل کرتا ہوں کہ اس سیاسی سفر کو اور آگے لے کر جانا ہے ہم کو, تاکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں جو 21-22 سال 25 سال کے ہیں, یہ جو معصوم بچے آج 14-15 سال کی عمر میں یہ بیٹھے ہوئے, ان کے مستقبل کو اچھا کرنا ہے تو مجلس کو مضبوط کرو. تم اسد الدین اویسی کو, امتیاز جلیل کو, اختر الایمان کو مضبوط مت کرو, تم مجلس کو مضبوط کرو. ارے ہم مٹ جائیں گے, اس زمین کی غذا بن جائیں گے, مگر مستقبل تمہارا ہے. میں اگر تمہارے سامنے کھڑا ہوں, میری عینی خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے بہتر لیڈر پیدا کر دے. میری خواہش یہ ہے کہ تم نیتا بنو, تم لیڈر بنو, تم قوم کے صدر بنو, تاکہ تم قیادت کرو. یہ میرے زندگی کا مقصد ہے. 65 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مجلس اتحاد المسلمین کے پاس نہ کوئی رکن اسمبلی تھا, نہ کوئی رکن بلدیہ تھا, مجلس کے پاس اس کا دفتر بھی نہیں تھا. مگر عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد ڈالی اور آزاد ہندوستان میں عوام کے درمیان میں جا کر یہ کہا کہ اگر ہم بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا. ملک کو آزادی ملی انگریزوں کے 200 سال کے غلامی کے بعد, مگر اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ آزادی کے بعد اگر کسی دو قائدین میں دور اندیشی تھی جن کی نگاہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ملک تو آزاد ہو گیا, مگر مستقبل میں آنے والی نسلوں کو ان کا جائز مقام اگر دلانا ہے بھارت کے آئین اور سمویدھان کے تحت جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا, تو ان دو شخصیتوں نے اس بات کو بہت پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کو, دلتوں کو اگر اپنی سیاسی طاقت جب تک وہ مضبوط نہیں بنائیں گے اس وقت تک ان کے مسائل اور ان کی تکالیف اور ان کی ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. میں آج ممرا کی سرزمین میں کھڑے ہو کر نہ صرف عبد الواحد اویسی کو بلکہ حضرت اسماعیل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھارت کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کو بنایا اور سرزمین دکن پر عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کی شمع کو روشن کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جو ہمارے بزرگوں نے 65 سال پہلے جس جد و جہد کا آغاز کیا, مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. عبد الواحد اویسی کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی, تکالیف اور حکومت کے ظلم کا سامنا کرنا پڑا. بلکہ ایک ایسا وقت عبد الواحد اویسی کے گھر پر بھی آیا کہ پینے کا پانی بند کر دیا گیا تھا, بینک کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے تھے اور لوگ عبد الواحد اویسی کے گھر کو جانے کے لیے ڈرتے تھے. 65 سال پہلے جب عبد الواحد اویسی نے مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں کا آغاز کیا تو مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں آج جو ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں, ان جلسوں میں صرف 2 یا 4 لوگ آتے تھے. جس طرح آج اتنا بڑا منچ بنایا گیا ہے, 65 سال پہلے مجلس کا منچ نہیں بنتا تھا. ایک دیوانہ عبد الواحد اویسی 5 لوگوں کو کھڑا کر کے 1 گھنٹہ چل چل کر تقریر کرتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا کہ یاد رکھو, اپنی دین کی تاریخ کو مت بھولو, سیرت النبی کا مطالعہ کرو اور بھارت کے سمویدھان کے تحت اگر تم اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو.
ऐसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने और उस जमाने के उनके तमाम साथियों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और अपने चैन और सुकून को मिटा दिया। जालिम हुकूमत से पंजा आजमाई की, हुकूमत ने उनको दबाने की कोशिश की, मगर हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की ताकत और उनके जुल्म के सामने अपने सरों को नहीं झुकाया, बल्कि अपने सीनों को तान कर कहा कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि हम जानते हैं कि मुल्क को आजादी जरूर मिल गई, ये मुल्क यकीनन तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, मगर जो सबसे कमजोर आज है वो मुसलमान और दलित है। अगर उसको ताकत मिलना है तो उसको एक अपनी सियासी क़ियादत बनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास दो MP हैं, 7 रुकने असेंबली तेलंगाना में है, 2 महाराष्ट्र में है, 1 बिहार में है, 100 से ज्यादा अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र में है, गुजरात में अराकीन बल्दिया, मध्य प्रदेश में अराकीन बल्दिया, कर्नाटका में अराकीन बल्दिया, उत्तर प्रदेश में मजलिस के अराकीन बल्दिया। अगर 65 साल पहले अगर हमारे बुजुर्गों ने इस ईसार और कुर्बानी का जज्बा नहीं दिया होता तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तकरीर भी नहीं करता। अगर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, कुर्बानी की, तो आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे दरमियान में खड़ा होकर तुम्हारे दिलों में छुपे हुई तकलीफ को बेखौफ होकर बयान करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए नौजवानों, जो आज तुम इतनी बड़ी तादाद में आज यहां पर खड़े हो, नौजवानों तुमको मैं पैगाम दे रहा हूं, ये लड़ाई अगर आज असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, सैफ पठान, वारिस पठान, फैयाज खान और अगर अख्तरुल ईमान मजलिस के जिम्मेदारान लड़ रहे तो नौजवानों सुनो, ये तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर मेरी आवाज मासूम स्कूल के बच्चों को पहुंच रही है तो सुनो मेरे बेटे और बेटियों, ये लड़ाई मजलिस तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। हमने अपनी जवानी के रास्ते हमारे खत्म हो गए, अब हम मौत के करीब जा रहे हैं, मगर हम अपनी जमीन में जाने से पहले, अपनी आंखों को बंद होने से पहले देखना चाहते हैं कि भारत की हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने असेंबली और रुकने पार्लियामान मुंतखब होकर जाए। हमारी जिंदगी का मकसद एक ही है हमारे बच्चों और बेटियों, मेरे नगयूर नौजवानों, हमारी लड़ाई एक ही है कि जब तुम जिंदगी, असल जिंदगी में कदम रखोगे तो तुम उन नाइंसाफियों का सामना नहीं करोगे, बल्कि तुमको इज्जत की निगाहों से तुम्हारे वो तमाम जायज मुतालिबात तुमको मिलेंगे। ये लड़ाई मजलिस लड़ रही है। अगर 65 साल पहले हमारे बुजुर्ग डर कर बैठ जाते तो याद रखो क्या होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस का नेशनल कन्वेंशन होता है। 1 रियासत 2 रियासत नहीं, 16 प्रदेशों से मजलिस के नुमाइंदे आते हैं। अगर आज से 28-29 साल पहले अगर असदुद्दीन ओवैसी को या मुमताज खान को अगर कोई कह देता कि मुमरा में मजलिस का एक कौमी कन्वेंशन होगा और 16 रियासत से मजलिस के नुमाइंदे आएंगे, तो मुमताज खान और असदुद्दीन ओवैसी मुस्कुरा कर कहते होंगे। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये पूरा बयान सुन लिया होगा और यकीनन असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान आपको पसंद आया नहीं या नहीं पसंद आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। महाराष्ट्र में जो अभी चुनाव हुआ है BMC का, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अच्छी खासी जीत बनाई है वहाँ पर, बल्कि एक ज़ुबान में कहा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जादू की लहर चल गई। वहाँ पर BMC चुनाव में 125 सीटें असदुद्दीन ओवैसी साहब की निकली हैं।